नमस्कार। परख के पिछले एक एपिसोड में मैंने आपको जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बताया था और उसमें पूरे एपिसोड में मैंने जयपाल सिंह मुंडा की जीवन और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में मोटे तौर पर आज़ादी के पहले के दौर में की जो अवधि रही है उस पर ध्यान केंद्रित किया था, उसके बारे में चर्चा की थी। आज परख के इस अंक में हम आज़ादी के बाद से लेकर जयपाल सिंह मुंडा के जीवन के आखिरी समय तक जो उनकी राजनीतिक गतिविधि रही उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा की राजनीति की धारा किन किन मोड़ों से होकर गुजरी और उसमें कौन से प्रमुख तत्व सामने आए। और यह समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जयपाल सिंह एक ऐसे राजनेता के रूप में सामने आते हैं और ऐसे बहुत से दूसरे राजनेता भी अन्य क्षेत्रों में थे, लेकिन तत्कालीन बिहार जो कि अब झारखंड के रूप में है, उसमें जयपाल सिंह एक ऐसे नेता के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने लगातार यह कोशिश की कि एक ऐसी राजनीति बने जो कि कांग्रेस के बरक्स खड़ी हो, जो कि कांग्रेस की प्रभुत्वशाली राजनीति को चुनौती दे। तो ऐसे में यह समझना अपने आप में बड़ा रोचक है कि उस राजनीति की दिशा क्या हुई और उस राजनीति की दशा क्या हुई। इसके अलावा यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के निर्माण में जयपाल सिंह मुंडा ने किस तरह की भूमिका अदा की। तो हम इन सब पहलुओं पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे और एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। जयपाल सिंह मुंडा भारत के संविधान सभा में एक आदिवासी सदस्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। मैं आदिवासी सदस्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुखरता के साथ और बहुत ही ज़ोर शोर से इस बात पर जोर दिया कि वो एक ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसे आम तौर पर पिछड़ा, जंगली मान लिया जाता है। संविधान सभा में अपनी वक्तृता से उन्होंने न सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लोगों का अर्थ यहाँ पर संविधान सभा के अन्य सदस्यों से है, बल्कि उन्होंने आदिवासियों के मुद्दे को भी मुखरता से सामने रखा। उन्होंने तथाकथित मुख्य धारा के राष्ट्रीय आंदोलन की आदिवासियों की समझ को प्रश्नांकित किया, जिसमें यह माना जाता था कि आदिवासी पिछड़े हैं और उन्हें मुख्य धारा में लेकर आना है। उन्होंने संविधान सभा में यह कहा कि आदिवासियों को अमूमन जंगली कहा जाता है, लेकिन उन्हें जंगली होने पर गर्व है, उन्हें जंगली होने पर फ़ख्र है। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अपने संबोधन में उन्होंने यह कहा कि मैं उन लाखों नादान और अनजान लोगों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं। भले ही दुनिया उनकी कद्र नहीं करे, लेकिन वे भारत के मूल निवासी हैं। इन्हें पिछड़े कबीले, आदिम कबीले, जयराम पेशा कबीले आदि ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। सर, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं जंगली हूँ। हम लोग जो जंगलों में रहते हैं इस बात को बखूबी समझते हैं कि संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव का क्या अर्थ है। मैं 3 करोड़ से अधिक आदिवासियों की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। तो जयपाल सिंह का जो यह विचार था वह अपने आप में इस बात को बहुत ही साफ तौर पर रेखांकित करता है कि उन्हें अपनी पहचान को लेकर एक तरह से गर्व था और वो इस गर्व के साथ ही संविधान सभा में अपनी बातों को रख रहे थे। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में खुले मन से राजेंद्र प्रसाद की तारीफ की। I thank you for giving me out as representing the Aboriginal community of Chotanagpur. I wanted to say a few words to congratulate Dr. Rajendra Prasad, especially on behalf of the tribal members of this Constituent Assembly. So far as I have been able to count, we are only 5. We are millions. We are the real owners of India. It has recently become the fashion to talk of quit India. I do hope this is only a stage for the rehabilitation, for the resettlement of the real people of India. Let the British quit, then after that, all the later comers, later intruders quit. Then there will be left behind only the Aboriginal people of India. We are indeed very glad that we have Dr. Rajendra Prasad to be the permanent chairman of this assembly. We tribals feel
that as he belongs to a province where there is in the southern portion of it the most compact aboriginal area in the whole of India perhaps, that we, in presenting our case, will at least get a sympathetic hearing from him. I do not wish to say anything about his merit. They are already too well known. But let me end by saying that we hope the rest of the House, while he is giving us his sympathy, will also reciprocate with him. क्योंकि राजेंद्र प्रसाद और उनके बीच में एक तरीके से राजनीतिक खींचतान चलती रहती थी, इस अर्थ में जयपाल सिंह द्वारा राजेंद्र प्रसाद की तारीफ़ करना यह दर्शाता है कि उस समय के नेता बहुत ही आसानी से जो व्यक्तिगत राग द्वेष है उससे ऊपर उठकर राष्ट्र राज्य के हित में काम करने के लिए तैयार थे। यहाँ मैं यह एक महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित करना चाहता हूँ जो कि रामचंद्र गुहा ने अपने लेखन में बताया है, और वह यह है कि संविधान में आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को दलितों की तरह यानी कि अनुसूचित जातियों की तरह आरक्षण का अधिकार दिलाने में जयपाल सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में अगस्त 1947 में अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित पहली रपट को सार्वजनिक कर दिया गया था। इसमें सिर्फ अछूतों या दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जयपाल सिंह ने संविधान सभा में इस बात पर गहरा अफसोस जताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद समूह आदिवासी को तस्वीर से पूरी तरह बाहर रखा गया है। संविधान सभा ने प्रसिद्ध समाज सुधारक एवी ठक्कर के नेतृत्व में जनजातीय अधिकारों के लिए एक उपसमिति का गठन किया था। इस उपसमिति की रपट इसके सदस्य के रूप में जयपाल के शब्दों ने संविधान को आदिवासियों की स्थिति के बारे में ज़्यादा संवेदनशील बनाया। तो इस समिति में जो जयपाल सिंह ने भूमिका निभाई उसने भी संविधान सभा में जो आदिवासियों के मुद्दे थे उनके बारे में और ज़्यादा गहराई से विचार करने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। इसने विधायिका और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जयपाल सिंह ने उन आदिवासी भाषाओं का संरक्षण करने और उनका संवर्धन करने पर बल दिया जिनके पास अपनी लिपि नहीं थी। संविधान सभा में 8 दिसंबर 1948 को मूल अधिकारों के अंतर्गत भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण पर बहस के समय उन्होंने मुंडारी जैसी आदिवासी भाषाओं के संरक्षण पर जोर दिया। जयपाल सिंह ने राजनीतिक संरक्षण पर बहस के समय इस बात पर बल दिया कि आदिवासियों की ज़मीनों की रक्षा के लिए बने मौजूदा कानूनों को कायम रखा जाए तथा ज़रूरत पड़ने पर इन कानूनों को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। उन्होंने विधायिका में आदिवासियों के लिए सीटों को आरक्षित करने का समर्थन किया और यह कहा कि देशी रियासतों में भी आदिवासियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने आरक्षण का विरोध करने वालों को अलोकतांत्रिक करार देते हुए यह कहा कि आदिवासियों को उनके जंगल के जीवन से आने को बाध्य करने हेतु आरक्षण देना आवश्यक है। और ये जो उनकी भूमिका थी संविधान सभा में वह काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी रही क्योंकि कुल मिलाकर जो जयपाल सिंह ने संविधान सभा में काम किया वह काम आदिवासियों के हितों के संरक्षण से जुड़ा हुआ था। एक अन्य मुद्दे का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि महात्मा गांधी के चिंतन में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में सामने आया था, इसलिए संविधान सभा के बहुत सारे सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि शराबबंदी की जानी चाहिए और उसके लिए संविधान में कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा इसके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने यह कहा कि शराब जो है वो आदिवासी जीवन का एक हिस्सा है, उनकी कई परंपराओं का हिस्सा है, उनके कई धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है और अगर पूरी तरीके से शराबबंदी लागू की जाती है तो ये एक तरीके से उनके धार्मिक मामलों में दखल देने की तरह होगा। और बाद में दूसरे जो कई आदिवासी सदस्य थे उन्होंने इस बात को नकारने की कोशिश की कि एकदम से यह हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मसला है और उन्होंने एक तरीके से इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि शराबबंदी की जा सकती है या इस तरह का प्रस्ताव बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन जयपाल सिंह के जोरदार तर्कों के कारण आखिरकार जो शराबबंदी का मसला है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, अर्थात शराबबंदी जैसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। सिर्फ यह बात है कि इस दिशा में राज्य काम
करने की कोशिश करेगा, लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगा। तो यह भी आदिवासियों के संरक्षण या उनके परंपराओं के संरक्षण के संदर्भ में जयपाल सिंह का एक योगदान माना जा सकता है कि उन्होंने उनके जीवन से जुड़े हुए या उनके आचार व्यवहार लोक जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं को संरक्षित करने का काम किया। अगर हम जयपाल सिंह की राजनीति को देखें इसके बाद आज़ादी के दौर में, आज़ादी के बाद के दौर में, आज़ादी मिलने के समय तक उनकी राजनीति की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, तो हम ये पाएंगे कि एक महत्वपूर्ण जो बात जयपाल सिंह ने की, एक महत्वपूर्ण जो कदम उन्होंने उठाया, वह कदम था झारखंड पार्टी का गठन करने का, जो कि उन्होंने 1 जनवरी 1950 को किया। और झारखंड पार्टी का गठन करते समय जो उन्होंने बात कही वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जयपाल सिंह ने यह कहा कि जो भी व्यक्ति छोटा नागपुर क्षेत्र के इलाके में रहता है, जिसे वर्तमान समय में हम झारखंड के रूप में जानते हैं, उस पूरे इलाके का उन्होंने जिक्र किया, वो सभी के सभी झारखंड पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। उन्होंने इस बात पर पाबंदी हटा दी कि जो गैर आदिवासी हैं वो झारखंड पार्टी से नहीं जुड़ सकते हैं। उन्होंने यह कहा कि जो भी लोग झारखंड में रहते हैं उनका इस जगह से जुड़ाव है और इसकी भलाई के लिए, इसके कल्याण के लिए, इसके विकास के लिए उन्हें काम करने का पूरा अधिकार है और यह उनका कर्तव्य भी है। तो यह उनके पुरानी विचार से थोड़ा अलग हो जाता है, जहाँ पर उन्होंने बाहरी लोगों को दीकू की संज्ञा दी थी और उन्हें एक तरीके से आदिवासियों को गुलाम बनाने वाले व्यक्ति की संज्ञा दी थी। तो अब वो एक समन्वयवादी राजनीति की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ का उल्लेख करना यहाँ पर ज़रूरी है कि जब 1952 में चुनावों का माहौल बना तो जयप्रकाश नारायण 1951 में रांची आए, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह आह्वान किया जयपाल सिंह मुंडा से कि वो कांग्रेस के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाएं, विपक्षी दलों का, विपक्षी दल एक साथ आएँ और सभी मिलकर कांग्रेस का मुकाबला करें। जयपाल सिंह ने इस आह्वान पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसका एक अर्थ, एक फ़ायदा तो यह ज़रूर हुआ कि वो एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर पाएँ 1952 के विधानसभा चुनावों के बाद, लेकिन कांग्रेस के सामने उनकी शक्ति काफ़ी छोटी रह गई। तो इस लिहाज से अगर वो जेपी के उस आह्वान को गंभीरता से लेते जिसमें उन्होंने यह कहा था कि सभी विपक्षी पार्टियों को साथ आना चाहिए, तो शायद वो कांग्रेस को ज़्यादा चुनौती दे पाते। लेकिन जयपाल सिंह खुद संसद में गए, उनकी पार्टी को 33 सीटें मिली। 1957 का चुनाव हुआ और उनकी पार्टी को 32 सीटें मिली और उसके बाद जब अगला चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी को की सीटें घट गई, वोट भी घटा और 22 सीटें मिली। लेकिन 1963 में जब उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, उसके पहले की अगर हम राजनीतिक घटनाक्रम पर ध्यान दें तो हमारे सामने कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं। एक तो यह कि जयपाल सिंह मुंडा के पास जब यह मौका था कि वो अपनी पार्टी से किसी को राज्यसभा भेज दें, तो उन्होंने किसी आदिवासी नेता को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने एक जमींदार कामाख्या नारायण सिंह को चुना। कई बातें उभर कर सामने आई कि शायद कामाख्या नारायण सिंह ने काफ़ी पैसा भी दिया है, और इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इस बिंदु को समझेंगे तो हम यह समझ पाएंगे 1950 के दशक में एक छोटी पार्टी चलाने वाले नेता को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि जयपाल सिंह को भी अपनी पार्टी को चलाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उन्हें आर्थिक सहायता दे पाएँ। तो हमें कामाख्या नारायण सिंह को राज्यसभा भेजने के कदम को इसी रूप में देखने की ज़रूरत है, या कम से कम हमें ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जयपाल सिंह मुंडा के इस कदम पर विचार करना चाहिए। दूसरा, 1957 में उन्होंने अपनी पत्नी जहां आरा, जिससे उन्होंने दूसरी विवाह किया था, वो उनकी दूसरी पत्नी थी, 1954 में उन्होंने विवाह किया था, तो उनको उन्होंने राज्यसभा में भेजा। अब उनकी पार्टी के भीतर कई लोग इससे नाराज़ हुए क्योंकि कई अन्य वरिष्ठ नेता, खासतौर पे हरमन लकड़ा जो थे, उन्हें इसका एक उम्मीदवार माना जा रहा था। लेकिन आदिवासी नेताओं को एक तरफ रखते हुए जयपाल सिंह ने यह फैसला किया कि वो अपनी पत्नी को राज्यसभा भेजेंगे। इसके अलावा जब तक जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को एक पार्टी के रूप में कायम रखा, तब तक वही उसके अध्यक्ष बने रहे। और इस पूरे दौर में उन्होंने लगातार इस बात को सामने रखा कि आदिवासियों के लिए एक अलग प्रदेश होना चाहिए, और एक मांग पूरे देश में उठी थी 1950 के दशक के आरंभ में कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो यह जो जयपाल सिंह की मांग थी वो भी, उस पर भी विचार करने के लिए जो फजल अली समिति थी वो रांची आई थी।
रांची में उनसे झारखंड पार्टी का एक डेलीगेशन मिला, जिसमें कि जयपाल सिंह नहीं थे। अब अलग अलग पुस्तकों में इसके लिए अलग अलग कारण गिना दिए जाते हैं। कई बार यह बताया जाता है कि जो कांग्रेस के स्थानीय नेता थे वो चाहते नहीं थे कि जयपाल सिंह इन आयोग के सदस्यों से मिलें। लेकिन जो मुख्य बात हमारे समझने के लिए है वो ये कि जो जयपाल सिंह की पार्टी यानी कि झारखंड पार्टी ने मेमोरेंडम दिया इस आयोग को, उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग को, उसमें यह कहा गया कि आदिवासियों के लिए एक ऐसा झारखंड राज्य बने जिसमें कि दक्षिण बिहार के जो ज़िले हैं वो तो शामिल हों ही, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भी जो आदिवासी बहुल ज़िले हैं उन्हें शामिल किया जाए। तो इस लिहाज से वो एक व्यापक आदिवासी राज्य की परिकल्पना सामने रख रहे थे जयपाल सिंह और जयपाल सिंह की पार्टी के सदस्य। और यह अपने आप में रोचक इसलिए भी है क्योंकि अगर उस रूप में एक आदिवासी राज्य का गठन होता तो आदिवासियों की राजनीतिक शक्ति शायद आज ज़्यादा मजबूत रूप में सामने आती और वो केंद्र की नीतियों को और ज़्यादा गहराई से प्रभावित कर सकते थे। लेकिन चूँकि भाषा को फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन का एक आधार मान लिया था, इस लिहाज से उन्होंने झारखंड की मांग को स्वीकार नहीं किया। और बाद में धीरे धीरे 1963 आते आते तक खासतौर पर 1962 के चुनाव में अपनी शक्ति कम हो जाने के कारण जयपाल सिंह को ऐसा लगने लगा कि वो एक छोटी पार्टी को एकत्रित रखकर शायद झारखंड राज्य बनाने का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 1963 में कांग्रेस में विलय का फैसला किया। जब उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया तो वो कुछ समय के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री भी बने। और उसके बाद चूँकि राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही बदल गए, पहले विनोदानंद झा थे और कामराज योजना जो थी उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद एक दूसरे मुख्यमंत्री बिहार में बने के.बी. सहाय। और के.बी. सहाय ने राजनीतिक चतुराई कह सकते हैं या फिर एक तरीके से कुटिलता भी इसको कह सकते हैं कि उन्होंने जो जयपाल सिंह मुंडा थे उनको फिर उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि उनकी ही पार्टी के एक अन्य विधायक सुशील कुमार बागे को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक तरीके से कांग्रेस में जाते ही उन्हें एक झटका लगा कि जो उन्हें ऐसा लगता था कि कांग्रेस के भीतर उनको महत्व मिलेगा तो वो महत्व नहीं मिला। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो दोबारा राज्यसभा में गई, इंदिरा गांधी की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री भी बनी। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा की जो बुनियादी मांग थी कि आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य बने, उस पर कोई खास प्रगति नहीं हुई और धीरे धीरे जयपाल सिंह मुंडा का मन कांग्रेस से उचटने लगा। और 1969 में वो कुछ महीनों तक बाहर रहे। यह माना जाता है कि उनकी जो एक आत्मकथा है लो बीर सेंद्रा, जो कि 2004 में प्रकाशित की गई, और असल में इसकी भी एक अजीब सी कहानी है। एक तो ये कि ये परंपरागत अर्थों में आत्मकथा नहीं है, लेकिन किसी विदेशी रिसर्चर ने इसे स्टेन स्वामी को दिया था, जो कि आजकल जेल में हैं, और उनकी पहल पर फिर से प्रकाशित किया गया। तो ये एक स्रोत के रूप में है जिससे हम कि जयपाल सिंह के विचारों को समझ सकते हैं। तो जब 1969 में वो बाहर विदेशों की यात्रा पर गए कुछ महीनों के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने अपने कुछ संस्मरण लिखे, ऐसा माना जाता है। और वहीं पर उनके मन में यह विचार आया कि वो फिर से जिस झारखंड पार्टी को उन्होंने कांग्रेस में मिला दिया है उसको पुनर्जीवित करेंगे। जब वो वापस आए तो वो मार्च 1970 में झारखंड गए। रांची में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया जहां पर उन्होंने कांग्रेस की तीखी आलोचना की और उन्होंने यह कहा कि वो अपनी झारखंड पार्टी को फिर से जीवित करेंगे। और इसके बाद इसके 7 दिनों के बाद ही दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो झारखंड पार्टी को जीवित करने का उनका जो इरादा था वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो सकता था, क्योंकि जो उनके पुराने सहयोगी थे जिन्होंने किसी न किसी रूप में अलग अलग धड़ों में झारखंड पार्टी को जीवित रखा था, वो इसमें काफ़ी रुचि ले रहे थे कि फिर से एक बड़ी झारखंड पार्टी बने, उस रूप में जिस रूप में जयपाल सिंह ने 1950 के दशक में इसको शुरू किया था। लेकिन उस समय तक चूँकि जयपाल सिंह इस दुनिया से चले गए, तो यह जो झारखंड पार्टी अलग से है वो कोई मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने नहीं आ पाई। लेकिन बाद के दौर में हम सब जानते हैं कि शिबू सोरेन का उभार होता है और किस तरीके से झारखंड का जो आंदोलन है वो ज़्यादा सशक्त रूप में सामने आता है। कुछ
और रोचक बातों का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। जयपाल सिंह की जो दूसरी पत्नी थी जहां आरा, वो 2004 तक इस दुनिया में रहीं। 2004 में उनका देहांत हुआ। तो जब पहली बार जब झारखंड राज्य बना और यह सोचा गया कि किसे पहला मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कुछ समय के लिए जहां आरा का नाम भी चला था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। हालांकि यह ठोस रूप नहीं ले पाया कि जहां आरा को, चूँकि वह जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी हैं, इसलिए उनको राज्य का पहला मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन जो बहुत सारे दूसरे दल हैं अभी भी, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है अभी झारखंड में, कांग्रेस के साथ मिलकर वो एक गठबंधन सरकार चला रही है, तो उसने 2015 में एक रोचक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उसने यह कहा कि जो झारखंड है वो उस रूप में होना चाहिए जिस रूप में सिर्फ मौजूदा झारखंड का इलाका ही उसमें शामिल ना हो, बल्कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो यह एक तरीके से जो पूरा विचार जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी ने रखा था उसको अपनाने की तरह था। हालांकि यह बहुत ही मजबूत मांग के रूप में अभी भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन एक विचार के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे अपनाया। अभी हम ये सब जानते हैं कि सरना कोड के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है आदिवासी इलाकों में। तो जो जयपाल सिंह मुंडा थे उन्होंने इस बात की तरफदारी की थी कि आदिवासियों को हिंदू नहीं कहा जाना चाहिए और उन्हें एक अलग पहचान दी जानी चाहिए। तो इस रूप में एक महत्वपूर्ण जो योगदान था जयपाल सिंह मुंडा का, उसे माना जा सकता है। हालांकि जो जयपाल सिंह मुंडा के कुछ आलोचक हैं वो यह भी कहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ने हालांकि आदिवासियों के ईसाई होने की पहचान की राजनीति नहीं की, लेकिन उन्हें ईसाई मिशनरियों का समर्थन मिलता रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी 1939-40 के आसपास रांची के चर्च के प्रमुख अधिकारियों को यह चिट्ठी लिखी थी कि उन्हें जयपाल सिंह मुंडा को समर्थन नहीं देना चाहिए और उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो ये एक ऐसा एक माहौल बना हुआ था और 1969 के आसपास, 68-69 के आसपास कांग्रेस में जो एक अन्य नेता थे उन्होंने यह मांग की कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं या जिन्होंने कोई दूसरा धर्म अपना लिया, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने अच्छे खासे कांग्रेसी नेताओं का समर्थन भी जुटा लिया, सांसदों का, लेकिन इसका विरोध किया जयपाल सिंह मुंडा ने और बाद में इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से जो यह प्रस्ताव था उसे वापस ले लिया गया। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जयपाल सिंह मुंडा के जीवन के बारे में जो कि इस बात को सामने रखते हैं कि हालांकि वो खुद ईसाई हो गए थे, लेकिन उन्होंने ईसाइयत की राजनीति नहीं की। वो यह चाहते थे कि आदिवासी अपनी पहचान को कायम रखें और वो किसी धर्म की पहचान से खुद को ना जोड़ें। वो यह चाहते थे कि जो आदिवासी हैं उनका अपने संसाधनों पर हक हो और एक खास भौगोलिक क्षेत्र में यह अधिकार उन्हें मिले कि वो किस तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, वो किन प्रथाओं को अपनाना चाहते हैं, किन प्रथाओं को नकारना चाहते हैं और उनके भीतर शिक्षा का प्रसार हो, उन्हें यह मौका मिले कि वो आधुनिकता से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं या आधुनिक सभ्यता से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें अपने सोच विचार के साथ अपनाएं या उन्हें खारिज करें। लेकिन मैं कुछ बिंदुओं को रेखांकित करते हुए अपनी बातचीत को ख़त्म करना चाहूँगा और ये बिंदु इस बात से जुड़े हुए हैं कि अगर एक राजनेता के रूप में, एक एक्टिविस्ट के रूप में हम जयपाल सिंह मुंडा के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ सीमाएं नज़र आती हैं और वो सीमाएं क्या हैं। सबसे जो पहली बात मुझे नज़र आती है वो ये कि जयपाल सिंह मुंडा संसदीय राजनीति में थे और उन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से आदिवासियों के ज़मीन के हक़ की बात की, लेकिन उन्होंने ज़मीनी स्तर पर ग्रासरूट लेवल पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश नहीं की। ना तो झारखंड राज्य के पक्ष में, जैसा कि बाद में शिबू सोरेन ने किया, या ना ही आदिवासियों के संसाधनों के दोहन के खिलाफ। तो ये एक सीमा रही। संसदीय राजनीति पर उनका ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा रहा और उन्हें ये भरोसा रहा कि कांग्रेस एक दिन उनकी मांगों को स्वीकार कर लेगी और एक अलग झारखंड राज्य बन जाएगा। दूसरे स्तर पर उन्होंने परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया। हालांकि ये आश्चर्य की बात नहीं है किसी भी क्षेत्रीय दल के संदर्भ में और यह कहा जा सकता है कि शायद अधिकांश क्षेत्रीय दल और बहुत से राष्ट्रीय दल भी इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन यह एक कमी जयपाल सिंह मुंडा की राजनीति में भी नज़र आती है।
और तीसरे स्तर पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो जयपाल सिंह मुंडा हैं, उन्होंने एक समय पर आदिवासी नेताओं को पीछे करते हुए कामाख्या नारायण सिंह जैसे बड़े ज़मींदारों को अपनी पार्टी से मौका दिया। लेकिन ये सारी बातें जब हम एक बार देखते हैं तो हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि जयपाल सिंह मुंडा उस समय एक छोटी पार्टी के माध्यम से आदिवासियों की पहचान की राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, जिस समय कांग्रेस का इस पूरे देश की राजनीति पर प्रभुत्व था और एक छोटी पार्टी के नेता के रूप में उन्हें संसाधनों की कमी से लगातार जूझना पड़ता था। तो इस लिहाज से हम अगर वर्तमान दौर में क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति को देखें और उनकी सीमाओं को देखें तो ऐसा लगेगा कि जयपाल सिंह मुंडा की जो छोटी छोटी राजनीतिक भूलें थीं वो काफ़ी हद तक उपेक्षा करने लायक हैं। और एक भूल मुझे लगती है जो शायद जयपाल सिंह मुंडा को राजनीतिक रूप से थोड़े परिपक्व नेता के रूप में प्रस्तुत करती है, वह यह कि उन्होंने गैर कांग्रेसी दलों के साथ मजबूत गठजोड़ बनाने की कोशिश नहीं की। जयप्रकाश नारायण के खुले आह्वान को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। लोहिया की राजनीति जो कि कांग्रेसवाद की राजनीति थी और वो विपक्ष में बिल्कुल कमज़ोर होते हुए भी राजनीति करते रहे, उस राजनीति के साथ उन्होंने एक साझा मंच तैयार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर भी हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि जयपाल सिंह मुंडा एक व्यक्ति के रूप में, एक राजनीतिक एक्टिविस्ट के रूप में, एक पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में और उससे भी बढ़कर एक प्रतिभावान खिलाड़ी और प्रतिभावान शिक्षक के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने न सिर्फ आदिवासियों के जीवन के लिए एक मिसाल कायम की, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वो एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करते हैं जहां पर हर व्यक्ति उनसे यह सीख सकता है कि अपनी जो गहरे विश्वास हैं उनके प्रति दृढ़ रहते हुए, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हुए किस तरीके से कार्य किया जा सकता है। हालांकि अंत में यह भी ज़रूर नोट किया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति की जैसे कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कुछ खामियां होती हैं, जैसे कुछ कमियां रह जाती हैं, वैसी कमियां जयपाल सिंह मुंडा में भी थीं। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें अभी आ रही हैं, हाल फिलहाल में प्रकाशित हुई हैं, जिनसे आप जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जान सकते हैं। और उसमें अश्विनी कुमार पंकज द्वारा लिखी गई पुस्तक एक प्रमुख पुस्तक के रूप में है और संविधान सभा की बहसों को पढ़ते हुए आप जयपाल सिंह मुंडा को के बारे में समझ सकते हैं। फिर से अश्विनी कुमार पंकज जी ने जयपाल सिंह के कुछ लेखों का संकलन किया है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं और ऐसा उनको पढ़ते हुए आप इस बात को ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं कि एक आदिवासी नेता के रूप में जयपाल सिंह के विचार क्या थे और अपने जीवन में उन्होंने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया। तो परख के इस अंक को मैं यहीं रोकता हूं और मुझे यह उम्मीद है कि इस अंक में आप जयपाल सिंह के जीवन और उनकी राजनीति के बारे में एक समझ बना पाए होंगे। नमस्कार।